नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका खबरों के इस नए अंदाज वाले बुलेटिन में। खबरों को जानना जितना जरूरी उससे जरूरी है उन खबरों को समझना, क्योंकि खबर सिर्फ उतनी नहीं जितनी देखते सुनते हैं, बल्कि हर खबर के पीछे एक असली खबर छिपी है। इसलिए मैं आपके साथ पुनीत पाठक प्रतिदिन शाम को इस वक्त लेकर आता हूं यह खास बुलेटिन, जिसमें हम करते हैं दिन की बड़ी खबरों को डिकोड। शुरुआत करते हैं आज के इस सफर की, देखते हैं न्यूज डिकोड। बीते 6 दिन से रायपुर जो है हरियाणा के कांग्रेसी विधायकों की पनाहगाह बना हुआ है और इस पर आपने खूब सारी खबरें देखी। कांग्रेसी विधायकों से मिलने के लिए जो लोग पहुंचे, इसमें आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनकी मुलाकात हुई और 10 जून को 100% वोटिंग करें तमाम विधायक, इसकी रणनीति बनी। यह है रायपुर का मेफेयर रिजॉर्ट, जहां पिछले 6 दिनों से हरियाणा कांग्रेस के विधायक डेरा डाले हैं। 10 जून को होने वाले मतदान को लेकर एक अहम मीटिंग हुई। इसमें बतौर पर्यवेक्षक छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल हुए। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी अजय माकन की जीत का दावा किया। रस्साकसी थोड़ा बढ़ाया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ हमारी सीट हम जीतेंगे, अजय माकन जी जीतेंगे। इसके साथ ही हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी जीत के लिए पर्याप्त समर्थन होने की बात कही। पूरा समर्थन है हमारे पास, 31 है हमारे, 31 पूरे हमारे, नहीं 29 होंगे, बाकी शिविर है हमारा। रायपुर में कांग्रेस के 30 विधायक हैं, एक विधायक रायपुर में नहीं है, जिसकी तबीयत खराब होने की बात की जा रही है। लेकिन सियासी हलकों में इस बात को लेकर चर्चा है कि विधायक की तबीयत खराब नहीं है, बल्कि वो नाराज है। तो असलियत क्या है, तो कांग्रेसी खेमे के लोग ही जाने। खैर, आज रायपुर में अहम इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई, ये सबने देखा। मतदान से पहले रणनीति पर विस्तार से बातचीत की, इसे नेताओं ने स्वीकारा। इस बैठक की अगुवाई सीएम भूपेश बघेल, हरियाणा के पूर्व सीएम ने की, ये भी सबने देखा। आखिर इतनी एहतियात क्यों, इतनी मंत्रणा किस बात की, इस बात को अब डिकोड करते हैं। 10 जून को यानी अब से कुछ दिनों के बाद हरियाणा की राज्यसभा सीट के लिए मतदान होगा, जिसमें अब आप कह सकते हैं कुछ घंटे। भाजपा के पास में संख्या बल पूरा है और पक्का है, लेकिन कांग्रेसी विधायकों की संख्या के गणित को दुरुस्त रखने और क्रॉस वोटिंग से बचाने के लिए कांग्रेस लगातार इतनी कवायद कर रही है, हर परिस्थिति के लिए रणनीति बना रही। साथ ही बीजेपी इस पर जोड़ तोड़ की सियासत के आरोप भी लगाते जा रहे हैं, ताकि लोगों को लगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बीते कुछ साल में बीजेपी ने कई राज्यों में तत्परता से राजनीतिक तौर के ऊपर आगे बढ़कर के सरकारें बना ली। वैसे चर्चाएं लगातार हो रही हैं, बैठकों का दौर चल रहा है, या आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल क्या होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये माजरा सियासी है और सियासत में संभावनाएं कभी खत्म होती नहीं और इसको लेकर अटकलें चलती रहती। चलिए साहब, अब अटकल जिस बात को लेकर लगाई जाती वो है चुनावी लाभ, और इसको लेकर सरकारें कदम उठाएं तो कोई हैरत की बात नहीं। एमपी कैबिनेट में आज एक मीटिंग हुई, मीटिंग में कई प्रस्ताव आए, कुछ निर्णय कई मायनों में बहुत खास हैं। पूर्ण प्रस्तावों को कैबिनेट ने पास किया। करीब 1 घंटे तक कैबिनेट की बैठक चली, जिसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट मीटिंग के फैसलों की जानकारी दी। बैठक में कोविड काल में बसों का 130 करोड़ का टैक्स माफ किया गया। इंदौर की तर्ज पर लैंड पूल बनाने का फैसला हुआ, जिसमें किसानों को शामिल किया जाएगा। साथ ही 130 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी गई, जो प्रदेश के दतिया जिले के भांडेर में शुरू होगी। बुरहानपुर में टेक्सटाइल क्लस्टर को मंजूरी दी गई। इसके अलावा पुजारियों को मानदेय देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। जो भूमि दबंगों से, भूमाफियाओं से, अतिक्रमण कारकों से छुड़ाई गई है, वो भूमि गरीबों को आवास के लिए, आंगनवाड़ियों के लिए, स्कूलों के लिए दे जाए, ऐसा निर्णय किया है। कहने का अर्थ ये कि शिवराज कैबिनेट ने जो फैसले किए हैं उनके दूरगामी परिणाम होंगे। चुनाव को महज 1.5 साल बचा है और इन परिणामों का असर चुनाव पर भी दिख सकता है। वैसे भी साहब, सरकारें पार्टियां चलाती हैं, कोई दल चलाता है, और दलों का, सरकारों का ये कोशिश होती कि वो वही फैसले करें जिससे राजनीतिक तौर पर उनको लाभ मिले। तो आज की कैबिनेट के फैसले ये क्या लाभ दे सकते हैं, इस बात को भी डिकोड करते हैं।
बसों का टैक्स माफ करना सीधे सीधे प्रदेश के हजारों बस संचालकों के परिवारों को राहत से जुड़ा है। लैंड पूल में किसानों को शामिल करना एक बड़ा फैसला है, चर्चा होती रही है, अब कर दिया है। बाकी के फैसले डेवलपमेंट से जुड़े हैं। मंदिरों के भूमिहीन पुजारियों के मानदेय से जुड़ा फैसला लंबे वक्त से मांग के तौर पर उठा और उसे पूरा करके एक बड़े वर्ग को साधा जा रहा है। कहना गलत नहीं होगा कि सबका साथ सबका विकास के स्लोगन तले वर्गों को साधने में माहिर बीजेपी का यह एक मास्टर स्ट्रोक है। चलिए, वैसे हर फैसला जो भी लिया जाता है इसके अपने मायने हैं और इसका असर होना तय है। चुनाव में वैसे अभी 1.5 साल का वक्त बचा है। सत्ता पक्ष के पास में करने और दिखाने के लिए अभी बहुत कुछ है। अभी कई मीटिंग्स हैं, कई फैसले। राजधानी की बात करें, राजधानी में रहने वाले बड़े फायदे में रहते हैं, कई बार आपने सुना होगा, लेकिन फायदों के साथ कुछ दिक्कतें भी होती हैं साहब। राजधानी रायपुर की बात करें तो बूढ़ा तालाब में होने वाले प्रदर्शनों से आए दिन आमजन कई दिक्कतों से दो चार होता और इसके लिए सरकार ने नियम तो बना दिए, लागू भी कर दिया, कड़ाई का दावा भी किया, लेकिन राहत मिली क्या? ये बूढ़ा तालाब का वो इलाका है जिसकी पहचान धरना प्रदर्शन के क्षेत्र के रूप में होती है। हर दिन यहाँ कोई ना कोई संगठन धरने पर बैठा रहता है, जिसकी वजह से अक्सर बूढ़ा तालाब के इस अहम मार्ग पर जाम की नौबत रहती है। आम लोगों को इससे भारी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। सरकार भी इस बात को जानती है, इसीलिए सरकार ने इस क्षेत्र में धरना देने वालों की संख्या 100 तक सीमित की, लेकिन इस नियम का कोई पालन नहीं होता। नियमों के मुताबिक प्रदर्शनकारियों की संख्या 100 से ज्यादा होने पर उन्हें नवा रायपुर में प्रदर्शन की अनुमति है, लेकिन प्रदर्शनकारी नियमों को ताक पर रखकर बड़ी संख्या में बूढ़ा तालाब क्षेत्र में ही प्रदर्शन करते हैं। तो साहब, अब सवाल ये कि आखिर सरकार बने बनाए और लागू नियमों का पालन क्यों नहीं करवा पा रही? प्रदर्शनकारी संगठन क्यों नवा रायपुर में प्रदर्शन करना नहीं चाहते? जरा इस बात को डिकोड करते हैं। सबसे पहली बात तो यह कि सरकार ने बूढ़ा तालाब पर प्रदर्शन के लिए जो शर्त रखी है उसका पालन कराना वाकई एक चुनौती। आखिर कैसे यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदर्शनकारियों की संख्या कितनी हो, जबकि प्रदर्शन की कामयाबी का पैमाना ही उसमें जुटने वाली भीड़ लोगों की संख्या होती। दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी अपेक्षित तवज्जो न मिलने के डर से शहर का केंद्र छोड़कर नवा रायपुर जाकर धरना देना नहीं चाहते। स्वाभाविक है, सीधी सी बात आप इसे कह सकते हैं कि नियम बनाए जाते हैं, लागू किए जाते हैं तो उनका कड़ाई से पालन होना चाहिए। इसका एक पुख्ता तंत्र सक्रिय करना जरूरी, तभी तो राहत मिल पाएगी जो लोगों का हक है। वैसे मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव हैं और टिकटों का बंटवारा हर दल के लिए चुनौती है, लेकिन कांग्रेसी खेमे में इसके लिए दावेदार सरेआम हाथापाई कर रहे हैं, जिसे पार्टी के दिग्गज नेता कांग्रेस का क्रेज बता रहे हैं। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। सरेआम हाथापाई, वो भी निकाय चुनाव में टिकट के लिए। ये सूरत हाल है कांग्रेस दफ्तर की, जहां टिकट के दावेदार टिकट पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। लेकिन प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा इसे पार्टी का क्रेज बता रहे हैं। क्रेज है इस समय कांग्रेस के टिकट का। लड़ रहे हैं कि मुझे चाहिए, मैं जीत के आऊंगा। टिकट लेने की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी जिसे क्रेज बता रही है, असल में वो पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो रूठे हैं वो तो नुकसान करेंगे। दूसरी तरफ इस वाकये को बीजेपी कांग्रेस की गुटबाजी के तौर पर देखती है। हम लोग हमेशा देखते रहे हैं कि कांग्रेस में जूतम पेजार होती है, तो ये तो कांग्रेस का इतिहास है कि कांग्रेस में हमेशा गुटबाजी रहती है। भले ही बीजेपी निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में व्याप्त असंतोष पर मजे ले रही हो, लेकिन उसकी स्थिति भी इससे बहुत अलग नहीं है, क्योंकि बीजेपी में भी दावेदारों की कोई कमी नहीं है। घमासान तो यहाँ भी तय है। तो साहब, ये क्रेज कहीं कष्टकारी ना हो जाए, ये दलों को देखना पड़ता है। खैर, वैसे घमासान की स्थिति दोनों दलों में समान रूप से है। कांग्रेस में आज दावेदार हाथापाई कर रहे हैं तो कल ऐसी स्थिति बीजेपी में नहीं बनेगी, इस बात की फुल प्रूफ गारंटी नहीं, क्योंकि दोनों दलों में अभी से दल बदल का असर दिख रहा है। चलिए, अब सूबे में छाई इस सियासी बेचैनी, इसको भी डिकोड करते हैं। इस सियासी संघर्ष को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदलने वाली कड़ी को समझना पड़ेगा। कमलनाथ एमपी की सत्ता से उसी
वजह से बेदखल हो गए थे। सिंधिया के पाला बदलने के बाद चंबल, महाकौशल और मालवा अंचल के कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थामा बड़ी संख्या में। लेकिन ऐसे नेता और कार्यकर्ता जिन्होंने इस पूरी अफरा तफरी में कांग्रेस का हाथ नहीं छोड़ा, आज वो अपनी वफादारी का इनाम मांग रहे हैं। और इसी वजह से ये सारा संघर्ष, इसी वजह से ये सारी स्थिति आपको देखने को मिल रही है। वैसे साहब ये सियासत है और इसमें पाला बदलना, अपना हक मांगना, उसकी आवाज बुलंद करना कुछ भी नया नहीं। समय के साथ सूरत हाल में तब्दीलियां आती हैं। सो फिलहाल तो दोनों खेमों में वेट एंड वॉच की जरूरत है और कार्यकर्ता इस वक्त अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ पर आते हैं। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा जी, जिन्होंने राज्य में नशे के कारोबार को लेकर विपक्ष ने जो हमलावर रुख अपनाया, विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया। कल नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य में नशे को लेकर सरकार पर सवाल उठाए थे, जिसका आज लखमा ने जवाब दिया। जब तक ये हुक्का बार है, नशे का कारोबार है, सरकार की संरक्षण नहीं रहेगी, तब तक ये फूल फल नहीं सकता। लेकिन जब सरकार के संरक्षण हो तो इस प्रकार के विकृति आना स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं, तो भूपेश बघेल सरकार हिंदुस्तान का पहला सरकार होगा, हुक्का बंद किया है, हुक्का दुकान वाले को जेल भेजा गया है। तो वैसे भी शराबबंदी सरकार का वायदा है और इसको लेकर के अक्सर विपक्ष याद दिलाता है। और रही बात नशे की, तो नशे पर लगाम कसनी ही चाहिए, जिसके लिए लगातार प्रयासों की आवश्यकता है। और इस पर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन आरोप भी हैं, जिन पर आज हम बहुत विस्तार में बात नहीं करेंगे। कई दफा ये आपने देखे सुने। चलिए अब आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ की स्टील नगरी भिलाई, जहां पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं और अब उनके सब्र का घड़ा फूट रहा है। तस्वीरें भिलाई की हैं, जहां पानी की किल्लत से नाराज लोगों ने आज प्रदर्शन किया। कुर्सी पार के वार्ड नंबर 44 के वार्डवासी आज बड़ी तादाद में निगम के जोन दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने मटका फोड़कर अपना विरोध जताया। बहुत दिक्कत हो रही पानी की, घर में भी पानी नहीं आता है, आधा घंटा तो वो भी गंदा पानी आता है, बंद कर देते हैं। प्रदर्शनकारियों को बीजेपी का समर्थन भी मिला। वार्ड पार्षद और बीजेपी नेता भी प्रदर्शनकारियों के साथ थे। आपको बता दें कि इस्पात नगरी भिलाई के ऐसे कई क्षेत्र हैं जो पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। गर्मी के दिनों में ये समस्या और बढ़ जाती है। अब आप ऐसा सोच सकते हैं कि इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो हमारे आसपास भी हमने देखा जल का संकट। लेकिन साहब, ये जिस पर बीतती है ना, वो ही जानता है। और जैसा आप हम सब जानते हैं कि बिना पानी के जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। पानी की किल्लत एक ऐसी समस्या है जिससे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत देश के अधिकांश राज्य, सूबे और बहुत सारे इलाके जूझते हैं। ऐसा क्यों है, इस बात को हम जानते तो हैं, लेकिन एक बार फिर इसको डिकोड करते हैं। लगातार भूजल स्तर घट रहा है, ये सबको पता है, लेकिन लोग इसका ख्याल नहीं रखते। मॉनसून आने वाला है, इसका पानी व्यर्थ हो जाता है, इसे बचाना है। धरती रिचार्ज नहीं कर पाती अपने वाटर लेवल को, मतलब जितना पानी आप धरती से निकाल रहे हैं उतना वापस धरती में जा नहीं पा रहा। जनसंख्या बढ़ रही है, आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, पानी का उपभोग बढ़ रहा है। पानी का दुरुपयोग कम से कम आप हम सब रोक सकते हैं। इसके लिए किसी मैसेज, किसी मुहिम का इंतजार क्यों, यह आपको भी सोचना चाहिए। चलिए, वैसे पानी की किल्लत होनी, इसमें कोई नई बात नहीं, लेकिन इसको आप बचा कैसे सकते हैं, इस पर आप जरूर विचार करें और एक छोटा कदम उठाएं। पानी के महत्व को समझें, उसके संरक्षण के लिए अभी से गंभीर हो जाएं। मॉनसून के पहले जो कुछ आप कर सकते हैं करें। सरकारी प्रयासों के साथ हर नागरिक को जल संरक्षण की दिशा में एक छोटी ईमानदार कोशिश जरूर करनी चाहिए। मध्य प्रदेश में जहां कार्यकर्ताओं पर दनादन केस दर्ज हो रहे हैं, मुकदमे हो रहे हैं, अब इससे कांग्रेस पार्टी अपना सियासी हथियार बनाना चाहती, आंदोलन का बिगुल इस पर फूंक रही। इसकी शुरुआत दतिया से होगी। इसे लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री तंज भी कस रहे हैं। कांग्रेस की प्रशासनिक अत्याचार निवारण समिति की बैठक में कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमों को लेकर हल्ला बोलने का फैसला हुआ। कमेटी अध्यक्ष दिग्विजय सिंह का दावा है, कांग्रेसियों पर सबसे ज्यादा मुकदमे दतिया में दर्ज हुए। इसी को लेकर सबसे पहले दतिया से जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। लगभग 200 प्रकरण सामने आए और अधिकांश झूठे हैं। जैसा मैंने आपसे अनुरोध किया था, हम लोग जल्दी तारीख तय कर रहे हैं दतिया की। उधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह की चुनौती पर कहा कि कांग्रेसियों का दतिया में स्वागत है। एक भी प्रकरण किसी पर झूठा नहीं लगाया गया है।
मीडिया में वो लिस्ट रखें, हम जवाब दे देंगे। आप कांग्रेस नेता कह रहे हो, हम अपराधी कह रहे हैं। अपराधी कोई भी हो। न सिर्फ जन आक्रोश रैली बल्कि कार्यकर्ताओं पर दर्ज मामलों की लड़ाई कांग्रेस ने लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक लड़ने का फैसला भी किया है। अब साहब भले मध्य प्रदेश कांग्रेस जन आक्रोश रैली और कोर्ट के सहारे सूबे में सियासी लाभ अर्जित करने की कोशिश कर ले, लेकिन इसके लिए अख्तियार किए जा रहे तरीके पर सियासत भी शुरू हो गई है। तंज आपने सुन लिया। चलिए कांग्रेस की सियासी कवायद, इसके पीछे मकसद क्या है, डिकोड करते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिसे मुद्दा बना रही है, इसमें कितना दम है? कुछ का दावा है कि कोई दम नहीं है। तर्क यह है इसके पीछे कि विपक्षी दल तो सत्ता पक्ष की नीतियों और कदमों के खिलाफ प्रदर्शन करते ही हैं। प्रदर्शन के दौरान विपक्षी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां और उन पर कार्रवाइयां, यह भी आम बात। फिर ऐसे में अपने पर हुए मुकदमों को सियासी रंग देना, इससे मुद्दा बनाना कितना कारगर होगा, इस पर कई बार सवाल उठाए जा रहे हैं। यानी कि अब जो सड़किया सियासत है, इस पर कचहरी में फैसला होगा और जो कुछ भी होगा इसके ऊपर सड़क पर फिर से एक प्रदर्शन, फिर से एक आंदोलन होगा। यह अपने आप में हैरत की बात। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव है जिसमें मुद्दा होगा देश प्रेमियों और देशद्रोही का। इसकी शुरुआत हुई है प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के बयान से। अपने बयानों के लिए लाइमलाइट में रहने वाली एमपी की मंत्री उषा ठाकुर ने नगरीय निकाय चुनाव को देशद्रोही और देश प्रेमी के बीच का चुनाव करार दिया। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण कर देश की सामाजिक समरसता को भंग करने का दुष्चक्र चलाने का आरोप लगाया। कोई संदेह नहीं, देशभक्त और देशद्रोहियों के बीच का चुनाव है। तो भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों का दल है और कांग्रेस वो दल है जिसने सिवाय समस्या पैदा करने के इन 65 सालों में कुछ के नहीं किया। उषा ठाकुर के इस बयान के बाद कांग्रेस भी हमलावर हो चुकी है। कांग्रेस का आरोप है कि उषा ठाकुर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पार्टी को देशद्रोही बोलकर उनका अपमान कर रही है। कांग्रेस को देशद्रोह पार्टी बताकर ये उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान कर रहा है जिन्होंने देश को आजाद किया है। भारतीय जनता पार्टी नाथूराम गोडसे के उपासकों की पार्टी, जिन्ना की मजाक में माथा टेकने वालों की पार्टी है। उषा ठाकुर के इस बयान से सियासत का गरमाना तय है, लेकिन हर चुनाव के पहले इस तरह के बयान जनता को असल मुद्दों से भटकाते हैं। तो ये जो देश प्रेमी और बनाम देशद्रोही की जंग है, ये नई नहीं है, लेकिन इसी वक्त क्यों उठती है? अक्सर नेता जनता के मुद्दों से भटकाने के लिए, उनका ध्यान हटाने के लिए इस तरह के विवादित बयान दे दिया करते हैं ताकि लोग बयानों में, उसकी प्रतिक्रियाओं में उलझकर असल मुद्दों से भटक जाएं और विभाजन की राजनीति के जरिए दल अपनी सियासी वैतरणी को बड़ी आसानी से पार कर लें। खैर, क्यों ऐसे बयान दिए जाते हैं और क्या जनता इसको समझती नहीं? डिकोड करते हैं। यह देखा जाता है कि जब विपक्ष मौलिक मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में होता है तो सत्ता पक्ष की ओर से एक ऐसा बयान आता है जिस पर बखेड़ा खड़ा हो जाए और पूरे चुनावी माहौल के दौरान वो मुद्दा जनता के बीच में, यानी वो बयान और उसकी प्रतिक्रियाएं वही तैरते रहते हैं, वो एक मेन विषय बन जाता है। खैर, ऐसे में इस तरीके की चीजों में अगर आप देखें तो एक कहावत और उसके निहितार्थ को आप याद रखें। कौआ कान ले गया, उस शोर में फंसने के बजाय पहले अपने कान को टटोल कर देख तो लें। चलिए, बात सियासत की चली है तो सियासत में बहुत सी यात्राएं आपने सुनी होंगी और राहुल गांधी 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाले हैं। इसकी रूट की ड्राफ्टिंग का काम शुरू हो चुका है। इस यात्रा को यूपी एमपी के लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा है। अपनी खोई सियासी जमीन को फिर से हासिल करने के उद्देश्य से कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। यात्रा की तारीख तय हो चुकी है, इसकी शुरुआत और समापन के स्थान भी फाइनल हो चुके हैं, लेकिन रूट को लेकर अब भी माथापच्ची जारी है। पार्टी ने ये जरूर साफ कर दिया कि यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक निर्धारित की गई। ये तय हुआ है कि भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी और कांग्रेस पार्टी के सारे लीडर्स उसमें भाग लेंगे। वहीं इस यात्रा के एमपी से होकर गुजरने की बात पर बीजेपी ने चुटकी ली। पार्टी जोड़ लें और देश जोड़ने की यात्रा चालू करना है तो कश्मीर से करें, कन्याकुमारी से क्यों कर रहे हो? खैर, एक बार फिर पार्टी ने अपने पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर भरोसा जताया और उन्हें इस यात्रा की कमान सौंपी। देखना होगा यात्रा कांग्रेस के लिए कितनी फायदेमंद साबित होती है।
तो कांग्रेस पार्टी को लेकर तंज तो आपने सुन लिया। वैसे कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा चल रही, जिसकी अगुवाई राहुल गांधी करेंगे, क्योंकि राहुल को इस देशव्यापी यात्रा की जरूरत महसूस हुई और इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो रखना पड़ा। क्यों रखना पड़ा, इस बात को डिकोड करते हैं। कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल बीजेपी पर नफरत की सियासत करने का, देश को बांटने का, देश को तोड़ने का आरोप लगाते हैं और इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो इसलिए रखा गया ताकि कांग्रेस खुद को सभी समुदायों की हितैषी, संविधान की रक्षक और सद्भाव की समर्थक साबित कर सके। आप जानते हैं, बतौर अध्यक्ष राहुल गांधी का रिपोर्ट कार्ड बड़ा खराब रहा है और इस यात्रा के जरिए राहुल को रीलॉन्च करने का एक अहम मकसद भी इसमें साफ तौर पर दिखता है। चलिए, रही बात इस यात्रा की, राजनीतिक यात्रा की बात करें तो एक बात जहन में आती है। आप भी जानते हैं कि हमारे देश में राजनीतिक यात्राओं का जनमानस पर बड़ा गहरा असर होता है। आपको आडवाणी जी की रथ यात्रा जरूर याद होगी, जिसने देश की दशा और दिशा को पूरी तरह से बदल दिया था। क्या ये यात्रा अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी? क्या कोई असरदार, कोई इंपैक्ट वैसा छोड़ पाएगी? देखते हैं। अब बात करेंगे हादसों को लेकर। उत्तराखंड में बस पलटने से मृत पन्ना के 25 तीर्थयात्रियों के शव उनके घर पहुंचे। आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। पन्ना के 9 गांव में मातम की स्थिति रही। कहीं एक परिवार के 6 लोग एक साथ अंतिम संस्कार में शामिल उनको करना पड़ा, तो कहीं एक साथ 8 चिताएं जलती दिखी। इन दृश्यों ने हर किसी की आंखों में नमी ला दी, हर किसी के जहन में सवाल भर दिया कि आखिर इन हादसों का कौन जिम्मेदार होता है। अब जब सवालों की चर्चा चली है साहब, तो एक तस्वीर है जो दिन में कई बार आपके दिल में उतर जाती है और ये तस्वीर तो दिल को बड़ा कुरेदती है। एक तस्वीर देखकर आपका भी कलेजा जरूर कांपेगा। कोई बेरहम दिल एक मासूम सी बच्ची को लावारिस हालत में सड़क के किनारे चुभते पत्थरों के बीच तड़पता धूप में छोड़ गया। तपते और चुभते पत्थरों के बीच 2 दिन की नवजात बच्ची की ये तस्वीरें देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठेगा। इसे इस हालत में छोड़ने वाले पर गुस्सा भी आएगा। दरअसल इस मासूम बच्ची को किरगांव और मूलठान के बीच कोई सड़क किनारे चुभते पत्थरों के बीच तड़पता छोड़कर गया। इस दौरान कुछ मुसाफिरों ने रोने की आवाज सुनी तो उसे उठाकर पहले छांव में पत्तों पर लिटाया और फिर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को फौरन जिला अस्पताल भिजवाया, जहां NICU में उसका इलाज जारी है। ये बच्चे की संभावित उम्र हमें 2 दिन लग रही है। बच्चा बालिका है। अभी बालिका को हम नली से दूध पिला रहे हैं और बच्चे का स्वास्थ्य अभी ठीक है। सवाल ये, कोई इतना खुदगर्ज और जालिम कैसे हो सकता है कि 2 दिन की मासूम को आंचल से निकालकर तपते पत्थरों पर मरने के लिए छोड़ दे? तो क्या कहोगे आप ऐसे माँ बाप पे? क्या कहोगे आप उस मजबूरी पे? क्या कहोगे आप उस परिस्थिति पे? हर माँ बाप अपने बच्चे पर अपनी जान छिड़कता है, लेकिन कोई बेटी को, किसी छोटी नवजात को इस तरह कैसे धूप में तड़पता हुआ छोड़कर जा सकता है? क्योंकि आपने ये भी देखा है, लोग तो पशुओं को भी, उनको भी धूप से बचाने के कितने इंतजाम करते हैं। तो फिर सवाल उठता है और हर किसी को ऐसी तस्वीरें देखने के बाद मानव होने पर थोड़ा सा कष्ट होता है। तो इन तस्वीरों के कष्ट के ऊपर जरूर एक विचार बनता है कि इन परिस्थितियों का निर्माता कौन है, इनका जिम्मेदार कौन। तो न्यूज डिकोड में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे रात को ठीक 8:55 पर इसी वक्त मुलाकात होगी दिन भर की अहम खबरों को डिकोड करने के लिए। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।